नमस्कार, हाय, हेलो, सत श्री अकाल, सलाम। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान और आप देख रहे हैं जागते रहो, क्योंकि खबर अभी बाकी है। रात के 9 बज चुके हैं। अपना पसंदीदा शो अब आप देखना शुरू कर रहे हैं और आज हम सबसे पहले आपको दिखाएंगे कैसे पीएम मोदी ने लोकसभा में राहुल गांधी के हर हमले का जवाब दिया। राहुल के सवाल जितने गंभीर थे, मोदी की दलील भी उतनी ही तगड़ी थी। और फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे नकली समाजवादी पार्टी वर्सेस भारतीय झूठ पार्टी। ये सब हुआ चुनावी अखाड़े में। पीएम मोदी ने अखिलेश को बिजनौर की वर्चुअल रैली में घेरा तो अखिलेश भला कहां चुप रहने वाले थे। आखिर मतदान की तारीख जैसे जैसे पास आएगी, आरोप की धार उतनी ही तेज होती जाएगी। फिर बात करेंगे ओवैसी का आखिर सुरक्षा से क्यों इनकार है, ये भी समझने की जरूरत है, क्योंकि अमित शाह सदन में खड़े होकर विनती कर रहे हैं कि सुरक्षा ले लो और ओवैसी हैं कि ना कर रहे हैं। विपक्ष को इसमें क्या सियासत लग रही है, ये भी जानेंगे। फिर बात करेंगे राम रहीम की। हाँ जी, बाबा राम रहीम। फरलो पर यानी छुट्टी का चुनावी कनेक्शन क्या है? चुनाव से 13 दिन पहले इस तरह गुरमीत राम रहीम का जेल से बाहर आना कई सियासी सवाल खड़े कर रहा है। क्या डेरों में इतनी ताकत है? बात करेंगे। इंडिया न्यूज जन की बात पर 5 राज्यों के चुनाव का आखिरी ओपिनियन पोल क्या कहता है, प्रचार के जरिए किसने मारी बाजी, ओपिनियन पोल के जरिए, ये भी आपको हम समझाएंगे। तमाम खबरें होंगी, लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी खबर। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते हुए मोदी ने पानी पी कर कांग्रेस को कोसा ही नहीं, ये भी कह दिया कि अपनी कार्यशैली के चलते कांग्रेस 100 साल के लिए सत्ता गंवा बैठी है और मैंने उसके लिए तैयारी कर ली है। राहुल गांधी के हर हमले का जवाब मोदी ने उससे भी घातक तरीके से दिया। कांग्रेस को भरे सदन में आईना दिखाने में मोदी ने इतिहास, भूगोल और गणित सबका सहारा लिया। कांग्रेस को अहंकारी, विभाजनकारी करार दिया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पिछले हफ्ते सदन में राहुल गांधी ने हमला बोला था। आज मोदी ने हर उस हमले का जवाब दिया, हर उस सवाल का जवाब दिया जिस पर राहुल ने कुछ दिन पहले सुर्खियां बटोरी थी। देखिए राहुल ने क्या कहा था और मोदी ने कैसे उसका जवाब दिया। राहुल का हमला और मोदी का पलटवार। देखिए, शहंशाह का नजरिया, कांग्रेस अहंकारी, 2 हिंदुस्तान, महात्मा गांधी का सपना तोड़ा, चीन और पाकिस्तान का जिक्र किया, रक्षा क्षेत्र को मजबूत किया, गरीबी और बेरोजगारी, गरीबी हटाओ का नारा फेल हुआ, संघीय व्यवस्था को कमजोर किया। ये दोनों का हम कंपैरिजन दिखा रहे हैं आपको। राहुल का हमला, कांग्रेस विभाजनकारी, मोदी का पलटवार, है ना। इसके अलावा देखिए, तमिलों का अपमान किया राहुल गांधी ने, कहा था तमिल भावना से खिलवाड़ कांग्रेस ने की, ये साफ तौर पर। अब देखिए, आरएसएस का जिक्र किया राहुल गांधी ने, नेहरू का जिक्र किया प्रधानमंत्री मोदी ने। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर शहंशाह के ताने मारे थे तो मोदी ने कांग्रेस को अहंकारी पार्टी बताया। सवाल चुनाव नतीजों का नहीं है, सवाल उन लोगों की नीयत का है, उनकी नेक दिली का है कि इतने बड़े लोकतंत्र में इतने साल तक शासन में रहने के बाद देश की जनता हमेशा के लिए उनको क्यों नकार रही। और जहां भी ठीक से लोगों ने राह पकड़ ली, दोबारा आपको प्रवेश करने नहीं दिया है। इतना सारा होने के बावजूद भी हम तो एक चुनाव हार जाए ना, महीनों तक न जाने इकोसिस्टम क्या क्या करती है। इतना सारा पराजय होने के बावजूद भी न आपका अहंकार जाता है, न आपकी इकोसिस्टम आपके अहंकार को जाने देती है। मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि अगले 100 साल तक कांग्रेस को सत्ता नहीं मिलने वाली और मैंने इसकी खास तैयारी कर रखी है। उनके बयानों से, उनके कार्यक्रमों से, उनके कर्तृत्व से, जिस प्रकार से आप बोलते हैं, जिस प्रकार के मुद्दों से जुड़ते हैं, ऐसा लगता है कि आपने मन बना लिया है कि 100 साल तक सत्ता में नहीं आना है। कोई ऐसा नहीं करता जी। थोड़ी सी भी आशा होती, थोड़ा सा भी लगता, हाँ यार देश की जनता फिर से फुलहार करेगी,
तो ऐसा नहीं करते। और इसलिए खैर अब आपने ही तय कर लिया 100 साल के लिए, तो फिर मैंने भी तैयारी कर ली है। राहुल ने अपने भाषण में 2 हिंदुस्तान की बात कहकर मोदी सरकार को घेरा तो मोदी ने महात्मा गांधी के सपनों को तोड़ने का आरोप लगाया। अगर मोदी वोकल फॉर लोकल कहता है, मोदी ने कहा इसलिए शब्दों को छोड़ दो भाई, लेकिन क्या आप नहीं चाहते हैं देश आत्मनिर्भर बने? जिस महात्मा गांधी के आदर्शों की बात करते हैं, तब भारत में इस अभियान को ताकत देने में, जुड़ने में आपका क्या जाता था? उसका नेतृत्व आप लीजिए। महात्मा गांधी जी के स्वदेश के निर्णय को आगे बढ़ाइए, देश का भला होगा। और हो सकता है आप महात्मा गांधी के सपनों को सच होते देखना नहीं चाहते। राहुल गांधी ने गरीबी महंगाई के जरिए बीजेपी को घेरने की कोशिश की तो मोदी ने किसानों के जरिए कांग्रेस की नीतियों को बेनकाब कर दिया। मैं कभी कभी सोचता हूं, जो लोग जड़ों से कटे हुए लोग हैं, 2-2, 4-4 पीढ़ी से महलों में बैठने की आदत हो गई है, वो देश के छोटे किसानों की क्या समस्या है वो समझ ही नहीं पाए। उनके अगल बगल में जिन किसानों की उनकी पहुंच थी, उससे आगे देख नहीं पाए। और मैं कभी ऐसे लोगों को पूछना चाहता हूं कि छोटे किसानों के प्रति आपकी इतनी नफरत क्यों है? क्या आप छोटे किसानों के कल्याण के लिए आप रोड़े अटकाते रहते हो? छोटे किसानों को इस संकट में डालते हो? माननीय अध्यक्ष जी, अगर गरीबी से मुक्ति चाहिए तो हमें हमारे छोटे किसानों को मजबूत बनाना होगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है तो हमारे छोटे किसानों को मजबूत बनाना होगा। अगर हमारा छोटा किसान मजबूत होता है, छोटी सी जमीन होगी, 2 हेक्टेयर की भूमि होगी, तो भी उसको आधुनिक करने का वो प्रयास करेगा, नया सीखने का प्रयास करेगा, और उसकी ताकत आएगी तो देश की अर्थरचना को भी ताकत मिलेगी। और इसलिए आधुनिकता के लिए छोटे किसानों की तरफ ध्यान देने का हमारा प्रयास है। लेकिन छोटे किसानों के प्रति जिन लोगों के मन में नफरत है, जिन्होंने छोटे किसानों के दुख दर्द नहीं जाना है, उनको किसानों के नाम पर अपनी राजनीति करने का कोई हक नहीं बनता है। राहुल ने अपने भाषण में आरोप लगाया था कि बीजेपी भारत की संघीय व्यवस्था को कमजोर कर रही है, तो मोदी ने कांग्रेस को ही विभाजनकारी पार्टी बता दिया। इसको हमेशा से इन बातों से नफरत रही है। विभाजनकारी मानसिकता उनके डीएनए में घुस गई है। अंग्रेज चले गए, लेकिन बांटो और राज करो, ये नीति कांग्रेस ने अपना चरित्र बना लिया है। और इसलिए ही आज कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर बन गई है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में आरएसएस पर भी निशाना साधा था, तो आज मोदी ने नेहरू जी का जिक्र करके कांग्रेस को आईना दिखा दिया। कोरिया में लड़ाई भी हमें प्रभावित करती है। इसके चलते वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है। इति नेहरू जी, भारत के पहले प्रधानमंत्री। कभी कभी कोरिया में लड़ाई भी हमें प्रभावित करती है। इसके चलते वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं और यह हमारे नियंत्रण से भी बाहर हो जाती है। देश के सामने देश का पहला प्रधानमंत्री हाथ ऊपर कर देता है, हाथ ऊपर कर देता है। आगे क्या कहते हैं? देखो जी, आपके काम की बात है। आगे कहते हैं, पंडित नेहरू जी आगे कहते हैं, अगर
अमेरिका में भी कुछ हो जाता है तो इसका असर भी वस्तुओं की कीमत पर पड़ता है। सोचिए तब महंगाई की समस्या कितनी गंभीर थी कि नेहरू जी को लाल किले से देश के सामने हाथ ऊपर करने पड़े थे। पीएम मोदी ने जब बोलना शुरू किया तो विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी की टोका टोकी से तंग आकर उन्होंने बोलना ही बंद कर दिया और अपनी सीट पर बैठ गए। देखिए अधीर रंजन पर पीएम मोदी का यह अटैक। देखिए माननीय सदस्य, प्लीज बैठिए, ये तरीका ठीक नहीं है। आपको मैंने पर्याप्त, प्लीज बैठे, प्लीज 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 प्लीज। माननीय अध्यक्ष जी, अभी तो मैंने सिर्फ इतना का हद कर दी। हर स्तर पर जब मोदी ने कांग्रेस को नीचा दिखा दिया तो फिर बारी आई राहुल गांधी की। जब प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा में बोल रहे थे उस समय कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सदन में मौजूद नहीं थे। इस पर मोदी ने तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग बोलकर भाग जाते हैं, झेलना इन बेचारों को पड़ता है। जाहिर है सियासत का खेल होता ही ऐसा है, गुरिल्ला वॉर जैसा, जो कि आज साफ तौर पर सदन में नजर आया प्रधानमंत्री ने जब तमाम सवालों के जवाब दिए। देखिए 10 फरवरी को पहले चरण में पश्चिमी यूपी की 58 सीटों पर चुनाव होंगे। अब इसकी बात कर लेते हैं। और इसके लिए पश्चिमी यूपी में चुनाव प्रचार का आखिरी दौर चल रहा है और सभी राजनीतिक पार्टियों ने यहां पर अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिजनौर में वर्चुअल रैली करके नकली समाजवादियों पर निशाना साधा। मशहूर कवि दुष्यंत कुमार की पंक्तियों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नकली समाजवादियों के शासन में विकास का पानी ठहर गया था, लेकिन पिछले 5 सालों में यूपी के हर इलाके का विकास हुआ है। वहीं भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी का जो जितना बड़ा नेता है वो उतना ही बड़ा झूठ बोल रहा है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को अपना नाम बदलकर भाजपा कर लेना चाहिए, यानी भारतीय झूठ पार्टी। लेकिन आइए आपको सबसे पहले हम सुनाते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने आज कैसे नकली समाजवादियों पर प्रहार किया। क्षेत्र के ही मशहूर कवि दुष्यंत कुमार जी की 2 लाइनों से करूंगा। दुष्यंत कुमार जी ने कहा था, उन्होंने लिखा था, यहां तक आते आते सूख जाती है कई नदियां, मुझे मालूम है पानी कहां ठहरा हुआ होगा। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में भी विकास की नदी का पानी ठहरा हुआ था। ये पानी नकली समाजवादियों के परिवार में उनके करीबियों में ठहरा हुआ था। इन लोगों को सामान्य मानवीय की विकास की प्यास से, प्रगति की प्यास से, गरीबी से मुक्त होने की प्यास से कभी कोई मतलब नहीं रहा। पार्टी प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को अपना परिवार मानती है। हमारा मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और आइए अब आपको सुनाते हैं कैसे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक तरफ डबल इंजन के फायदे गिना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कब्रिस्तान के बहाने समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साध रहे हैं। जब मुजफ्फरनगर में दंगे हो रहे थे तब ये 2 लड़कों की जोड़ी, भाइयों बहनों, ये 2 लड़कों की जोड़ी तब गायब थी। एक लखनऊ से दंगा करा रहा था और दूसरा दिल्ली से तमाशा देख रहा था। आपने देखा होगा ना
आज ये दंगाई कहां चले गए? आज इनको मालूम है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दंगा करेंगे तो दंगे की गर्मी को चंद मिनटों में उतार करके रख दी जाएगी। डबल इंजन की सरकार एक हाथ से विकास कराती है, हाईवे है, रेलवे है, एक्सप्रेसवे है, या फिर मेडिकल कॉलेज हो या विश्वविद्यालय का निर्माण हो, डबल इंजन की भाजपा की सरकार कराती है। एक हाथ से विकास का कार्य और दूसरे हाथ से माफिया प्रवृत्ति के तत्वों पर, जिन्होंने गरीबों का हड़पा है, व्यापारियों का हड़पा है, कमजोर लोगों का शोषण किया है, सत्ता जिनके लिए सेवा नहीं बल्कि शोषण का माध्यम बनी थी, उन लोगों के लिए सरकार का बुलडोजर भी तैयार है। उन्होंने कहा कि आप केवल और केवल तीर्थों की बात क्यों करते हैं? मैंने कहा देखो भाई, हमारी जहां आस्था होगी वही काम हम करेंगे। हम अयोध्या का विकास करेंगे, ब्रज तीर्थ का विकास करेंगे, मथुरा वृंदावन का विकास करेंगे, काशी का विकास करेंगे, सुख तीर्थ का विकास करेंगे, और सपा और लोकदल के लोग तो कब्रिस्तान का विकास करने के लिए भगवान ने पैदा करके भेजे ही है। वार पलटवार के सियासी खेल में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पीछे नहीं रहे। आइए अब आपको सुनाते हैं कि कैसे फेक एनकाउंटर के बहाने योगी सरकार पर उन्होंने निशाना साधा और बीजेपी को भारतीय झूठ पार्टी भी कहा। पार्टी से ज्यादा झूठ बोलने वाली पार्टी कोई नहीं है। आज देश में सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं अगर कहीं हैं तो उत्तर प्रदेश में। जो महिला कमीशन को सबसे ज्यादा शिकायतें अगर देश में कहीं से आई हैं तो उत्तर प्रदेश से आई हैं। कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हुई है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो भारत सरकार का है, सबसे ज्यादा नोटिस उत्तर प्रदेश सरकार को दी हैं। सबसे ज्यादा फेक इनकाउंटर अगर कहीं हुए तो उत्तर प्रदेश में हुए। क्योंकि खबर अभी बाकी है, इसीलिए जागते रहो। एक छोटा सा ब्रेक लेकर फौरन वापस आ रहे हैं, कहीं मत जाइए। जागते रहो क्योंकि खबर अभी बाकी है। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, यूपी में पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले इंडिया न्यूज जन की बात ने आखिरी ओपिनियन पोल किया। ओपिनियन पोल में यूपी में फिर बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। आपको बता दें, सर्वे में बीजेपी प्लस को 228 से 254 सीटें, इसके अलावा समाजवादी पार्टी प्लस को 138 से 163 सीटें, इसके अलावा बीएसपी को 5 से 6 सीटें, अन्य के खाते में 4 सीटें, जबकि कांग्रेस को महज 2 सीट मिलती दिखाई दे रही हैं। इंडिया न्यूज जन की बात ने यूपी के लिए 4 पोल किए और चारों में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। आज आखिरी ओपिनियन पोल हमने किया, इसमें भी तस्वीर बदली नहीं। उत्तर प्रदेश में अगर वोट शेयर की बात करें तो ध्यान दीजिए, बीजेपी प्लस को 41.3 से 43.5%, समाजवादी पार्टी प्लस को 35.2 से 38%, बीएसपी को 10.1 से 12.3% और कांग्रेस को 3 से 4%, जबकि अन्य के खाते में 5.4 से 6% वोट जाता दिखाई दे रहा है। ये वोट शेयर की हमने बात की। अब देखिए, योगी जो हैं वो मुख्यमंत्री के रूप में पहली पसंद बने हुए हैं। 51% लोग चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ फिर से उत्तर प्रदेश के सीएम बने। अखिलेश यादव पर 37 लोग हैं जो चाहते हैं अखिलेश यादव सीएम बने। मायावती पर केवल 9% लोगों ने मोहर लगाई। प्रियंका गांधी पर केवल 2% लोगों को भरोसा है कि उन्हें सीएम यानी कि मुख्यमंत्री बनना चाहिए। चुनाव के बीच इंडिया न्यूज जन की बात के चौथे ओपिनियन पोल ने भी उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार की वापसी होती नजर आ रही है। सभी 70 सीटों पर किए गए ओपिनियन पोल में बीजेपी को 34 में से 39, कांग्रेस को 27 में से 33, आम आदमी पार्टी को 2 से 4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि अन्य को केवल 1 सीट जाती हुई दिखाई देती है। ये उत्तराखंड की तस्वीर है। उत्तराखंड में जो हमारे सर्वे ने बताया वो हमने आप तक पहुंचाया। वोट शेयर की अगर बात करें तो वहां बीजेपी को 40%, कांग्रेस को 38%, बराबर की टक्कर सी है अगर वोट शेयर की बात की जाए। आम आदमी पार्टी को 11%, बीएसपी को 2% और अन्य के खाते में 9% वोट शेयर जाता हुआ नजर आ रहा है। ये वोट शेयर की बात हमने की उत्तराखंड की। सर्वे में उत्तराखंड के पसंदीदा मुख्यमंत्री के सवाल पर 45% लोगों ने पुष्कर सिंह धामी के नाम पर मोहर लगाई है। इसके अलावा
हरीश रावत पर 33% लोगों को भरोसा है, जबकि 22% लोग किसी अन्य नेता को सीएम बनते देखना चाहते हैं। लेकिन यहां भी धामी 45% के साथ बढ़त बनाए हुए हैं। अब देखिए, यहां पर ये उत्तराखंड का सर्वे था। इंडिया न्यूज जन की बात के ओपिनियन पोल के मुताबिक पंजाब में क्या रहा? पंजाब में आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। 117 सीटों पर हुए सर्वे में आम आदमी पार्टी को 60 से 67 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। मतलब ये हुआ कि पंजाब में भगवंत मान सीएम बनने वाले हैं, अगर सर्वे की माने तो। सर्वे में कांग्रेस को 33 से 39, श्रोमणी अकाली दल को 14 से 18 सीटें, जबकि बीजेपी प्लस को केवल 4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। ये पंजाब का ओपिनियन पोल। वोट शेयर पंजाब में आम आदमी पार्टी को 41 से 42%, कांग्रेस को 34 से 35%, अकाली दल को 14 से 17%, बीजेपी प्लस को 7% वोट मिलते दिखाई दे रहे हैं। इंडिया न्यूज जन की बात के सर्वे में पंजाब के लोगों से जब यह पूछा गया कि क्या कांग्रेस आंतरिक गुटबाजी की वजह से हार रही है, तो इसके जवाब में 70% लोगों ने हां कहा। यानी कांग्रेस को तगड़ा नुकसान वहां पंजाब में होने वाला है, और वो भी आंतरिक गुटबाजी की वजह से। 70% लोग ऐसा मानते हैं। बलात्कार और हत्या के केस में अब आपको बता दें कि सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम की खबर आप तक पहुंचाते हैं, जो फरलो पर जेल से रिहा हो गया है। वो हरियाणा में रोहतक की सुनारिया जेल में बंद था। जेल से छोड़े जाने के साथ ही उसके अनुयायी उसे छिपाकर डेरा ले जा रहे हैं। राम रहीम की रिहाई पंजाब में चुनाव से 13 दिन पहले हुई है। पंजाब के 23 जिलों में 300 बड़े डेरे हैं, जिनका सीधा दखल सूबे की राजनीति में है। ये डेरे पंजाब के माझा, मालवा और दुआबा क्षेत्र में अपना वर्चस्व रखते हैं। अब राम रहीम की ये फरलो जो है, इसके क्या राजनीतिक मायने हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जेल से 13 दिन पहले राम रहीम के रिहा होने का क्या मतलब है? गुरमीत राम रहीम जब गुरुग्राम के अपने डेरे पर पहुंचा तो केक काटकर उसका स्वागत किया गया। ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें देखिए, खाने पीने का सामान और केक ले जाते राम रहीम के समर्थक। तो यार तुमने वैसे दिल में खाने दी क्या मिठाई? परिवार की तस्वीरें हैं। गाड़ी जो आप देख रहे हैं, कार जो आप देख रहे हैं, इसमें गुरमीत राम रहीम के परिवार के लोग मौजूद हैं। तो यार तुमने वैसे दिल में खाने दी क्या मिठाई? अब देखिए जेल में क्यों है गुरमीत राम रहीम। 25 अगस्त 2017 से जेल में है। साथ ही यौन शोषण के मामले में दोषी था। यौन शोषण के मामले में 20 साल की सजा काट रहा है। छत्रपति हत्याकांड में दोषी पाया गया था। रणजीत हत्याकांड में दोषी, हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है। रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहा था राम रहीम। राम रहीम का 21 दिन की फरलो यानी छुट्टी, 8 महीने में दूसरी बार ये जेल से बाहर आया है, जिसके अब राजनीतिक मायने तलाशे जा रहे हैं। सुनारिया जेल में अलग अलग मामलों में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम को आखिरकार राहत मिल गई है। जेल अथॉरिटीज की ओर से राम रहीम को 21 दिन की फरलो ग्रांट की गई है, यानी कि अब राम रहीम जेल के बाहर होंगे। छुट्टी के तौर पर दी जाने वाली फरलो के तहत 21 दिन की फरलो राम रहीम को दी गई है। पंजाब में विधानसभा चुनाव है, तो ऐसे में इस फरलो पर सियासत होना भी लाजमी सी बात है। विपक्षी दलों का आरोप है कि जानबूझकर चुनाव से ठीक पहले राम रहीम को ये फरलो देने का काम किया गया है, क्योंकि डेरा सच्चा सौदा का एक बड़ा प्रभाव पंजाब की सियासत पर देखने को मिलता है चुनावों के दौरान। ऐसे में अब डेरे में रहकर राम रहीम पंजाब की सियासत में क्या खेल खेलते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। अब देखिए डेरा सच्चा सौदा का शक्ति प्रदर्शन हम इसे क्यों कह रहे हैं। देखिए 9 जनवरी को भटिंडा में 25 लाख लोग जुटे थे। जिस दिन ये आयोजन हुआ उस दिन आसपास की सारी सड़कें भीड़ भाड़ की वजह से चोक हो गई थी, जाम हो गई।
25 जनवरी को सिरसा में गुरु शाह सतनाम सिंह का जन्मोत्सव मनाया गया। सच्चा सौदा डेरा अपने गुरु का जन्मदिन को पूरे महीने मनाते हैं। भले ही ऊपर से देखने में ये दोनों सभाएं धार्मिक आयोजन लगती हों, लेकिन चुनाव से ठीक पहले ये डेरा का शक्ति प्रदर्शन ही है। जानकार कहते हैं कि 2017 में राम रहीम के जेल जाने के बाद से अब तक का सबसे बड़ा आयोजन है और पंजाब चुनाव के पहले ये होना सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए संकेत है कि अगर पार्टियों ने डेरा को नजरअंदाज किया या फिर तिरस्कृत किया तो उन्हें चुनाव में इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ये शक्ति प्रदर्शन इसीलिए कहा गया। अब देखिए सिरसा में राम रहीम के भक्तों का क्या कहना है, आपको सुनाते हैं। उनको 21 दिन का फरलो मिलने पर सिरसा डेरा में उत्सव का माहौल है। बहुत राजी हूँ, जल्दी से जल्दी आ जाए। क्या उम्मीद है कि सिरसा आएंगे बाबा जी? आवेंगे जब तो सिरसा भी आवेंगे। मिलने की कोशिश करोगे? हाँ जी। क्या कहेंगे बाबा जी पर जो केस चल रहे हैं? ये तो झूठे ही है केस, तो बाबा जी पर सच्चा तो है नहीं। सारे झूठे लगाए रखे, झूठे ही फंसाया। इसको बताने के लिए तो बहुत कुछ है, पर खुशी इतनी हो रही है कि बताने के पता नहीं चल रहा क्या कहें क्या ना कहें। हम हमारे लिए जो काले दिवस को बदल के आज शहंशाह जी ने हमारे लिए गोल्डन डे बना दिया। हमारे दिल में अंदर ही घुस के कोई पता कर सकता है भी क्या हाल है हमारा, और हमें कितनी खुशी है इसके लिए जी। इतनी खुशी है जी, हम कह नहीं सकते। इतनी ज्यादा खुशी है जी, हम तड़फे भी। जो मालिक एक बार बस आ जाओ हमारे पास बस जी, जल्दी से जल्दी आ जाए जी। बस हम इस तो ज्यादा कुछ कह नहीं सकते। हम मर गए जी, तड़प गए जी, मालिक बिना जमा। डेरा सच्चा सौदा का चुनावी पावर क्या कहता है आपको बताते हैं। 2007 में कांग्रेस को समर्थन दिया, कई अकाली नेता चुनाव हार गए थे। 2012 में अकाली को समर्थन दिया, अकाली बीजेपी की सरकार बनी थी। 2017 में अकाली को समर्थन दिया, अकाली वोट शेयर 25% रहा। 2022 में कांग्रेस और अकाली का विरोध किया। आप और बीजेपी को इसका फायदा हो सकता है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी को इसका फायदा हो सकता है। ये चुनावी पावर है डेरे की, ये चुनावी पावर है राम रहीम की। राम रहीम के गुरुग्राम आने पर डेरे पर पहुंचने से पहले वहां की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया हमारे संवाददाता दीपक शर्मा ने। लो मंजूर होने के बाद गुरमीत राम रहीम सबसे पहले गुरुग्राम के इस डेरे में पहुंचेगा। ये गुरमीत राम रहीम का डेरा है गुरुग्राम का, गुरुग्राम के साउथ सिटी 2 में है। आपको दिखाना चाहेंगे, ये बाहर से ये तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। राम रहीम का ये डेरा है, जहां अब जो है कुछ देर के बाद फरलो मिलने के बाद जो है गुरमीत राम रहीम सबसे पहले इस डेरे में जो है यहाँ पर आना है। हालांकि गुरमीत राम रहीम क्योंकि यहाँ पर आ रहा तो ऐसे में तमाम सुरक्षा के कड़े इंतजाम जो हैं बाकायदा इस डेरे के, इस आश्रम के, हालांकि कहने को डेरा है लेकिन पूरा एक अगर इसे कहे तो एक बड़ी कोठी नुमा ये है जहाँ पर गुरमीत राम रहीम आएगा। हालांकि यहाँ पर आज किसी के भी प्रवेश पर पूर्णतः प्रतिबंध है। केवल राम रहीम आएगा, उसको लेकर के तमाम इंतजाम जो है वो यहाँ पर किए गए हैं। हालांकि इस साउथ सिटी 2 की बात की जाए तो यहाँ दूर से ही बैरिकेटिंग जो है वो यहाँ पर कर दी गई है। ना केवल बैरिकेटिंग इन रास्तों में की गई है, बल्कि अगर आपको दिखाना भी चाहेंगे कि जगह जगह अगर बात की जाए तो हरियाणा पुलिस जो है उनके द्वारा सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। गुरुग्राम से कैमरामैन दिनेश के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। सांसद असदुद्दीन ओवैसी के वाहन पर फायरिंग मामले में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ओवैसी का हापुड़ जिले में कोई पूर्व निर्धारित कार्यक्रम नहीं था। उनके आंदोलन की कोई सूचना भी जिला नियंत्रण कक्ष को पहले नहीं भेजी गई थी। अमित शाह ने सदन में सुरक्षा लेने की उनसे गुजारिश की। हम आपको बता दें कि इससे पहले एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की कार पर फायरिंग के बाद लोकसभा की कार्रवाई में हिस्सा लिया था। सांसद ओवैसी ने लोकसभा में खुद पर हुए हमले को लेकर के कई बातें कही थी। उन्होंने इस दौरान जेड कैटेगरी की सुरक्षा लेने से साफ इनकार कर दिया था। आपको बता दें गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में आज गुजारिश की कि वो सुरक्षा लें। श्री ओवैसी का जनपद हापुड़ में पूर्व से कोई कार्यक्रम नियत नहीं था और न ही आवागमन के बारे में कोई पूर्व सूचना जिला नियंत्रण कक्ष को भेजी गई। श्री ओवैसी घटना के पश्चात सुरक्षित दिल्ली वापस पहुंच गए। त्वरित कार्यवाही करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और उनसे 2 अनधिकृत पिस्तौल प्रत्येक से एक और एक ऑल्टो कार की बरामद की गई है।
घटनास्थल और वाहन का फोरेंसिक टीम द्वारा सूक्ष्मता से जांच किया जा रहा है और साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं। दोनों अभियुक्तों से उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। हमारे पास जो मौखिक सूचनाएं श्री ओवैसी के द्वारा भेजी गई, उन्होंने अभी भी सुरक्षा लेने से इनकार किया है। मैं सदन के माध्यम से श्री ओवैसी को विनती करना चाहूंगा कि वो तत्काल सुरक्षा ले ले और हम सबकी चिंता का समाधान करें। धन्यवाद। अमित शाह के बयान के बाद ओवैसी ने अमरोहा में चुनावी रैली में कहा कि मुझे अपनी नहीं उन 22 लोगों की चिंता है जिन्होंने सीएए प्रोटेस्ट के दौरान अपनी जान गंवाई। मैं तो आजाद परिंदा हूं। आज भी हमको बताया गया कि देश के होम मिनिस्टर अमित शाह ने पार्लियामेंट में कहा कि हम ओवैसी जी से अपील करते हैं कि वो सुरक्षा ले लें। हम देश के होम मिनिस्टर से ये अपील करते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की जान की कीमत वो जो उत्तर प्रदेश के CAA के प्रोटेस्ट में 22 लोग मारे गए उनसे बढ़ के नहीं है। मैं पसंद नहीं करता कि लोग बंदूक लेकर मेरे साथ फिरे। मैं घुटन की जिंदगी नहीं गुजार सकता। मैं घुटन की जिंदगी नहीं गुजार सकता। मैं आजाद पंछी की तरह अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूं। बीजेपी की ओवैसी से सुरक्षा लेने की अपील पर विपक्ष के नेताओं का क्या कहना है, ये भी सुन लीजिए जरा। On the carcass of Mr. Owaisi is to be condemned, but the over enthusiasm that we saw today in the parliament seems to be intriguing. On many occasions when the minorities were largely attacked by various forces, we never saw the governments to come out with this kind of a enthusiastic reaction. And people may ask, what is behind this? Has it got something to do with the UP elections? That question will come. The government is very much concerned of the life of or safety of life of Owaisi. He is a blue boy of Amit Shah and BJP, who is a tool for dividing Muslim votes in favor of BJP. So they are very particular or very concerned about his life security. तो ये होती हैं खबरें और खबर के पीछे की खबर। जो हमने आपसे वादा किया हम दिखाएंगे और हम दिखाते हैं। जागते रहो में आज के एडिशन में बस इतना ही, लेकिन कल रात 9 बजे फिर खबर और खबरों के पीछे की खबर लेकर के हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इसी वादे और उम्मीद के साथ आज की रात मुझे इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि, नमस्कार।